हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं। उसमें हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और द मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट पर डिस्कशन कर लिया था। फाइन। अब इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की कौन कौन सी डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं और उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के क्रिएट होने के पीछे का रीजन एक्चुअली क्या है। अगर हम इस पूरी हेडिंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को बाइफरगेट करें तो हमारे पास यहाँ पर दो वर्ड्स डेराइव होते हैं। फर्स्ट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड सेकंड इज द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात करें, एक्चुअली ये जो वर्ड इकोनॉमी है इसको मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे गिवन है और ऊपर आई बटन भी आपका आ रहा होगा। एनीवे, इकोनॉमी का मैं एक नटशेल में आपको फटाफट से मीनिंग बता दूं। इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स एनी एरिया इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म। कोई सा भी एक ऐसा एरिया जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। अब ये फिजिकल से ज्यादा फंक्शनल होना चाहिए। फिजिकल से ज्यादा फंक्शनल मींस दिखाई दे ना दे, फंक्शनल होना चाहिए। और ये छोटे लेवल से बड़े लेवल तक अलग अलग लेवल की इकोनॉमीज होती है। अगर जैसे कोई एक इंडिविजुअल बंदा है, जैसे मैं अकेला हूं, तो मेरी नेचुरली मैं अकेला हूं लेकिन मैं फिर भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं, तो वो कहलाएगी इकोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई एक बंदे की पूरी फैमिली है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी ऑफ द फैमिली। कोई एक फैक्ट्री की है तो इकोनॉमी ऑफ द फैक्ट्री, स्कूल की है तो इकोनॉमी ऑफ द स्कूल, पूरे शहर की है तो इकोनॉमी ऑफ द सिटी, स्टेट की है तो इकोनॉमी ऑफ द स्टेट और मैक्सिमम लेवल पर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है। बट जब जब इकोनॉमिक्स में वर्ड इकोनॉमी यूज होता है, इट मींस वी बेसिकली टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। हम क्या करते हैं, यूजुअली एक स्पेसिफिक इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई हमारी कंट्री की इकोनॉमी, तो हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज एन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। यूएस की इकोनॉमी तो दैट इज कॉल्ड एज एन यूएस इकोनॉमी। ठीक। चाइना की इकोनॉमी तो वो चाइना की इकोनॉमी होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहलाएगी। ठीक है। मींस इकोनॉमी ऑफ द एंटायर कंट्री। तो ये कंसेप्ट तो हो गया हमारा इकोनॉमी का। मींस यहां पर अगर हम वर्ड जब भी इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमी वर्ड यूज करेंगे तो डिफॉल्ट अजम्पशन ये होगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री। चलिए जी, ये तो बात हो गई। सेकंड वर्ड अगर हम इसमें से उठाएं तो सेंट्रल प्रॉब्लम, सेकंड वर्ड इज व्हाट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो मींस किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम, और यहां पर बोला गया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम का मीनिंग होता है दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स और दीज आर द रूट कॉजेस ऑफ एवरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर आप वर्ल्ड वाइड डिफरेंट इकोनॉमीज पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हर इकोनॉमी की अपनी डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी की है वो पाकिस्तान इकोनॉमी की नहीं है। जो इंडियन इकोनॉमी की है वो यूएस, चाइना या बांग्लादेश इकोनॉमी की नहीं है। बांग्लादेश इकोनॉमी की प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी से अलग है, पाकिस्तान इकोनॉमी की प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी से अलग है। बट हम ये मानते हैं कि हर इकोनॉमी की अपनी अपनी कुछ सेपरेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। बट एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के पीछे का जो रूट कॉज है वो यही थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है। वही थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है जो आपकी हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कॉज होता है। फिर आप किसी भी कंट्री में जाकर के उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम उठा लें, जब आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उन्हीं की वजह से हमारी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट हुई है, क्योंकि वहां से डिसीजन मेकिंग में मिस्टेक्स होती हैं और उस वजह से किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मींस अगर मैं कहूं कि हर कंट्री की अपनी सेपरेट और इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी तो ऑफ कोर्स होंगी, लेकिन जब इन इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च की जाएगी और उनका रूट कॉज देखा जाएगा कहां से वो स्टार्ट हो रही हैं, तो उनका रूट कॉज के अंदर आपकी थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मिलेंगी। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड इज व्हाट फॉर होम टू प्रोड्यूस। बस ये थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी ही आपको हर लेवल के ऊपर और हर कंट्री की इकोनॉमी के पीछे मिलेंगी। उसके पीछे जब आप बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे तो यही थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबल होंगी जिस वजह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्रिएट हो रही है। इसीलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम बोला गया। मींस यही एक सेंट्रलाइज प्रॉब्लम है, सब में कॉमन।
बात अलग है कि भाई उसका नेचर सब जगह अलग अलग, कंट्री टू कंट्री उसका नेचर एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। फाइन, तो आई होप अब आपको सेंट्रल प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो आपकी इंडिविजुअल, लेकिन जब आप उसका रूट कॉज देखेंगे, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसके पीछे का रूट कॉज वही है, ये जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है। ठीक है, अच्छा, अब ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इनके इमरजेंस के पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये क्रिएट होती है, क्यों ये हर इकोनॉमी के लिए सेम बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि अब इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के भी कुछ रूट कॉजेस हैं, इनके इमरजेंस के पीछे रीजन वही है जो इकोनॉमिक्स का कोर कंसेप्ट है। देखिए इकोनॉमिक्स का कोर कंसेप्ट क्या है, इसमें अगर मैं कहूं सबसे पहले रीजन फॉर इमरजेंस, रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ ऑल सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी के 3 कोर कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम के क्रिएट होने का रीजन है। फर्स्ट कोर कंसेप्ट इज व्हाट, अनलिमिटेड डिजायर्स, ठीक है, अनलिमिटेड डिजायर्स। सेकंड इज व्हाट, स्कैर्स रिसोर्सेस, ठीक है जी। थर्ड होगा ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। जो हमने इकोनॉमिक्स का कोर कंसेप्ट पढ़ा था वही कोर कंसेप्ट आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के क्रिएशन के पीछे भी लगता है, ठीक है। क्या, अनलिमिटेड डिजायर्स। देखिए इकोनॉमी किसी भी लेवल पर हो, इंडिविजुअल की हो, फैमिली की हो, फैक्ट्री की हो, कंपनी की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, सिटी की हो, स्टेट की हो या किसी कंट्री की हो, हर लेवल के ऊपर जो डिजायर्स होती हैं, डिजायर्स और ऑलवेज अनलिमिटेड। बंदा ज्यादा से ज्यादा करने की सोचता है, भाई हर कंट्री की डिजायर्स अनलिमिटेड। अगर यूएस एक डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसकी भी अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स हैं आज भी, ठीक है। चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है लेकिन फिर भी उसकी अनलिमिटेड डिजायर्स, और वो अनलिमिटेड डिजायर्स के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और दूसरी इंटरनेशनल मार्केट में जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज वो लोग चलते हैं। फाइन, तो हर कंट्री की अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स है, हमारी अपनी कंट्री की भी बहुत सारी अनलिमिटेड डिजायर्स है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर पॉवर्टी कम से कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो जाए, हम 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, ठीक है। तो ये हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स है, ठीक है। तो हर कंट्री के अपने लेवल के ऊपर अनलिमिटेड डिजायर्स होती है, बट इन अनलिमिटेड डिजायर्स को कौन रोकता है, स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स का कांसेप्ट में बता चुका था, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन इट्स सप्लाई। जो रिसोर्स हमारे पास है, रिसोर्स कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये सारे रिसोर्स हर लेवल के ऊपर क्या होते हैं, स्कैर्स होते हैं। स्कैर्स होते हैं मींस हमेशा इनकी डिमांड ज्यादा होती है और कंपैरेटिवली इसका सप्लाई अल्टीमेटली कम होता है। मींस कि फर्स्ट इसके पीछे का रूट कॉज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का क्या है कि हर कंट्री की अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स होती हैं और उनके स्कैर्स रिसोर्स होते हैं और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और हम जो सबसे ज्यादा फीजिबल या ऑप्टिमम यूज होता है, वी यूज टू सिलेक्ट दैट स्पेसिफिक ऑप्टिमम यूज। कंट्री वो ऑप्टिमम यूज सिलेक्ट करती है, बट कभी कभी ऐसा होता है यहां से मिस्टेक्स स्टार्ट होती है। एक्चुअली सेंट्रल प्रॉब्लम्स यहां से स्टार्ट होती है कि मान लीजिए किसी भी एक रिसोर्स के 3 बेसिकली यूजेस है, ए, बी और सी, और सबसे फिजिबल ए है, तो किसी मजबूरी से कंट्री अगर बी या सी ऑप्ट कर लेती है तो नेचुरली उसने सबसे फिजिबल रिसोर्स छोड़कर सेकंड या थर्ड मोस्ट फिजिबल रिसोर्स को ऑप्ट किया। इसका मीनिंग यह होगा यहां से सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक्चुअली स्टार्ट कहां से होती है, यहां से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। एक्चुअली सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती ही प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइसेस हैं। आपको 3 चॉइसेस दी गई, आपके लिए सबसे फिजिबल ए था, आपने जानबूझकर सी ऑप्ट किया, या फिर किसी मजबूरी के तहत सी ऑप्ट किया, या आपको उसका नॉलेज नहीं था और आपने सी ऑप्ट कर लिया, बी ऑप्ट कर लिया, तो नेचुरली आप सबसे फिजिबल, सबसे ऑप्टिमम, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स से क्या हो गया, आप अल्टीमेटली भटक गए, ठीक है। तो यहां से आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होती है। थ्री आपके पास क्या है, 3 आपके रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम है। उसके बाद इन तीनों से आपके पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्रिएट होती है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी है, फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। सेकंड इज व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज व्हाट, फॉर whom to produce, ठीक है जी। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। और मैं बता चुका हूं ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइसेस।
ये क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। चॉइस मींस आपके पास 3 4 5 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ दोस 3 और 4, ठीक है। तो ये कहलाती है प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइसेस, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, और इसमें आगे लगा देते हैं एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमी के सामने बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें इकोनॉमी के अंदर कौन सा गुड्स, किस टाइप की सर्विसेज एक्चुअली प्रोड्यूस करना चाहिए। आपके यहाँ की सेंट्रल बॉडी, आपके यहाँ की गवर्नमेंट को सबसे फर्स्ट डिसीजन, प्राइमरी डिसीजन यही लेना पड़ेगा दैट व्हाट गुड शुड बी प्रोड्यूस। आपको एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस करें या इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करें। देखिए, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चरल गुड्स का अपना इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियल गुड्स का अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। आप डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर बेसिक नेसेसिटीज की गुड्स प्रोड्यूस करें, आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें। कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। मशीनरी बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए। मशीनरी बनाएंगे तो प्रोडक्शन में काम आएंगी, कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो अकॉर्डिंगली उनके कंजम्पशन में काम आएंगी। डिफेंस गुड्स बनाएंगे तो आपकी कंट्री फॉरेन पावर से प्रोटेक्टेड रहेगी, और अगर आप नेसेसिटीज के आइटम बनाती हैं तो लोगों को ब्रेड एंड बटर अल्टीमेटली मिलता रहेगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल गुड्स बनाएंगे तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, बेसिक नीड्स में फायदेमंद होगी। इंडस्ट्रियल गुड्स बनाएंगे तो आपकी इकोनॉमी को प्रॉस्परस करेगी, इकोनॉमी को डेवलप करेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट गुड शुड बी प्रोड्यूस। हमें एक्चुअली कौन सी गुड प्रोड्यूस करना चाहिए। हमें हमारी इकोनॉमी की कंडीशन देखना पड़ेगी कि हमारी इकोनॉमी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा डिफेंस वीक है, हमारे नेबर्स हमको बार बार परेशान करते हैं और हमें कंटिन्यूसली खतरा होता है नेबर से, तो वी हैव टू गो फॉर डिफेंस आइटम्स आल्सो, ठीक है। लेकिन मालूम पड़ा कि हमने सारा खर्चा, मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो डिफेंस आइटम्स में लगा दिया, और जो कंज्यूमर गुड्स थी, बेसिक नेसेसिटीज की गुड्स थी, उसके ऊपर हमने कंसंट्रेट ही नहीं किया, ठीक है। यहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगा है कैपिटलिस्ट्स को, तो इसके ऊपर हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो लोग यूं ही भूखे मरने लग जाएंगे। और अगर हमने बाय चांस पूरा खर्चा अगर हमारे बेसिक नेसेसिटी की आइटम्स के ऊपर, फूड आइटम्स के ऊपर लगा, जो डिफेंस के ऊपर खर्च नहीं किया, तो वहां अलग प्रॉब्लम है। तो कहने का मीनिंग क्या, मैंने आपसे क्या कहा कि ऑल्टरनेटिव यूजेस, आपके पास रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज है, आपको उसमें से सबसे फिजिबल रिसोर्स को, फिजिबल यूज को ढूंढना पड़ेगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल, सारा एग्रीकल्चर में लगा दिया तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक जाएगा, इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी नहीं। सारा इंडस्ट्री में लगा दिया तो फिर आपके पास रॉ मटेरियल कहां से आएगा, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी कहां से आता है, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर से ही आता है। तो कहने का मीनिंग ये, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स, मशीनें लगाए जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर खर्चा करने के लिए लोगों के पास पैसा भी तो लगना चाहिए ना। उसमें कंज्यूमर गुड्स है तो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग है कि फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी में हम कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करें, ये हुआ, और इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपने अपने ही कंट्री के अंदर देखा होगा कि कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत अबंडेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की फार्मर्स को कीमत ही नहीं मिलती। जैसे अनियन होगा तो कभी किसी साल में अनियन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, इतना ज्यादा अनियन प्रोड्यूस हो जाता है कि 50 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा पर केजी के रेट से उनको बेचना पड़ता है। अनियन का जो पूरा ट्रक है उसकी कॉस्ट उससे, उसके फ्रेट से अल्टीमेटली कम हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, बिकता है तो बिकता, नहीं बिकता तो वो जो फार्मर्स है वो मंडी के बाहर ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम आती है उसके अंदर। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अनियन उगती ही नहीं है तो फिर हमें बाहर की कंट्रीज से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सिलेक्ट करने के बाद ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हमें किस क्वांटिटी के अंदर उस गुड्स को प्रोड्यूस करना है, इतना बैलेंस्ड प्रोडक्शन हो कि भाई एकदम बहुत एक्सेसिव भी नहीं हो और बहुत ज्यादा शॉर्टेज भी एक्चुअली उसकी नहीं है। और इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है, देखिए हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अपना एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग होगा
आपके रिसोर्सेज को इस तरह एलोकेट करना विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन का मीनिंग होगा, एग्रीगेट मीन्स पूरी कंट्री का। दिस इज अवर वर्ड गाइडिंग प्रिंसिपल। देखिए हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का गाइडिंग प्रिंसिपल आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है इसका गाइडिंग प्रिंसिपल? आपके रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना जो आपको मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन दे सके। मींस एग्रीगेट मींस लोगों को, सबका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो बढ़ करके बहुत ज्यादा बढ़कर आएगा। इस तरह से आपको कोई पॉलिसी अल्टीमेटली बनाना पड़ेगी, ये इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो आई होप आपको व्हाट टू प्रोड्यूस का कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मीनिंग होता है ये प्रॉब्लम ऑफ, देखा जाए तो उसमें टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन या प्रॉब्लम ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन बोले तो बेटर है, टेक्निक तो ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस का मीनिंग होगा कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई अब कौन सी गुड्स बनाना है। अब आपको अपनी इकोनॉमी में ये देखना है कि उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करना कैसे, बनाना कैसे है। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट मेथड शुड बी अडॉप्टेड, कौन सी मेथड हमको अडॉप्ट करना चाहिए। और देखिए मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मेथड दो होती हैं इसमें हाउ टू प्रोड्यूस में। फर्स्ट इज व्हाट लेबर इंटेंसिव, दो टेक्निक्स बोलते हैं हम इसको, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड इज व्हाट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है ना, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। अब याद रखिएगा, देखिए लेबर इंटेंसिव का मीनिंग होता है जिसमें लेबर ज़्यादा और कैपिटल कंपैरेटिवली कम। आपके पास फिक्स कैपिटल लगाने के लिए पैसा नहीं है। देखिए फिक्स कैपिटल लगाएंगे तो आप अच्छी टेक्निक, प्लांट एंड मशीनरी बाय कर सकते हैं, अच्छी टेक्निक का अपना प्रोडक्शन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट कर सकते हैं, कम से कम लेबर में काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए फिर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर आप मार्केट से कैपिटल लेने जाते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और कभी कभी ये भी हो सकता है, और इंटरेस्ट इज अ फिक्स पेमेंट, और इंटरेस्ट अगर फिक्स पेमेंट है और कंपनी अगर लॉसेस में जाने लगेगी तो वो इंटरेस्ट का बर्डन बहुत हाई हो जाता है। तो अगर आपके पास कैपिटल लिमिटेड है तो गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसके अंदर क्या होगा कि आप ज्यादा लेबर रखो, कम कैपिटल में काम करो, मैनुअल लेबर के थ्रू काम करवाएं। इससे क्या होगा कि भाई लेबर जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जितनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो गुड्स मार्केट में बिकता जाएगा, और वहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी उस रेवेन्यू से आप उन लेबर का पेमेंट कर देना। मींस आपको इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है इनिशियली लगाने के लिए। आप लेबर बुलाएं जितने, जैसे अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो 5-10 लेबर मार्केट से और लेकर आ जाए। लेबर तो शॉर्ट रन में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और अगर अब आपका प्रोडक्शन कम हो गया तो आप लेबर को बाहर कर दें। तो यहां पर कम कैपिटल में ज्यादा लेबर से मैनुअल वे में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आपके पास लेबर की शॉर्टेज है, कम लेबर और ज्यादा कैपिटल के थ्रू काम करें। ठीक है, जहां आपके आसपास लेबर की शॉर्टेज है या फिर ऐसा कोई आपका इतना ज्यादा ह्यूज प्रोडक्शन है कि लेबर उसको पूरा नहीं कर सकता, तो गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या करो, उस स्पेसिफिक प्रोडक्शन की एडवांस्ड और हाई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। मार्केट में उसकी एडवांस्ड प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल होगा, वो खरीद के लेकर आए। जब आप उसको परचेस करके लेकर आएंगे तो क्या होगा, आपको कम से कम लेबर लगेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई एक फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए पहले 1000 वर्कर्स काम करते थे, ठीक है, मैनुअल लेबर से काम होता था। अब आपने वहां पर एक मशीन लगा दी, एक बहुत ही एडवांस प्लांट लगा दिया, और इस वजह से आपके 800 वर्कर्स की आपने छुट्टी कर दी। ठीक है, अब आपको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, 200 वर्कर, वो भी भाई थोड़े बहुत तो वर्कर्स लगेंगे ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अब आप 800 वर्कर्स की लेबर को, आप 800 वर्कर को दी जाने वाली जो वेजेस है उसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। लेकिन जब इतनी एडवांस्ड प्लांट एंड मशीनरी लगानी है तो नेचुरली वो एडवांस प्लांट एंड मशीनरी बहुत कॉस्टली होती है, और कॉस्टली के लिए आपके पास यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल हो, कम लेबर हो, या आपको ज्यादा स्पीड से प्रोडक्शन करना हो, ज्यादा एक्यूरेसी से प्रोडक्शन करना हो, तो फिर गो फॉर द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बट कैपिटल इंटेंसिव में यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब दोनों मेथड के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। यहां पर क्या होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देता है, वर्कर्स की जो स्किल्स होती हैं वो स्किल्स अल्टीमेटली क्या होती है, डेवलप होती है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपका स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन। बंदा अपनी स्पीड से ही काम करेगा, अगर थक गया है तो कम प्रोडक्शन करेगा। मान लो जैसे अगर एवरेज प्रोडक्शन किसी भी फैक्ट्री में एक बंदे का 50 यूनिट्स है, मींस ऑन एन एवरेज स्पीड से अगर बंदा काम करे 50 यूनिट्स बना देगा। लेकिन अगर किसी दिन वो बीमार है तो वो 10 यूनिट 15 यूनिट ही बनाएगा।
बनाएगा, ठीक है। और अगर उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा तो 50 की 100 यूनिट्स नहीं कर पाता, वो 50 से 50-60 ऐसे ही कर लेगा बहुत से बहुत। तो स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन है। और दूसरा ये होता है इसके अंदर कि जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी के अंदर यूनिफॉर्मिटी एक्चुअली नहीं होती। मैनुअल लेबर के अंदर हर बंदा एक जैसा काम नहीं कर सकता। अगर वो इवन स्टिचिंग भी कर रहा है हाथ से तो स्टिचिंग भी एग्जैक्टली सेम कभी नहीं बैठती। फाइन, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बेनिफिट क्या है? यहाँ पर फास्ट प्रोडक्शन है, बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन होगा। दूसरा यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रोडक्शन होगा। यूनिफॉर्म प्रोडक्शन का मीनिंग होगा अगर एक मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट बनाती है तो वो हमेशा 10 यूनिट्स ही बनाएगी, उसकी स्पीड के अंदर कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। दूसरा ये कि जो फर्स्ट की जैसी क्वालिटी होगी सेकंड की भी और थर्ड की भी, और जितनी भी यूनिट बनेंगी सेम टू सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट अल्टीमेटली बनेंगे। तो जैसे आप अपने प्रिंटर को देख लें कि एक प्रिंटर 1 मिनट में अगर 15 प्रिंट निकालता है तो वो 15 प्रिंट्स ही निकालेगा एक जैसे। जब तक उसके टर्नओवर में प्रॉब्लम नहीं है तब तक उसकी क्वालिटी प्रिंटिंग क्वालिटी के अंदर कोई डिफरेंस एक्चुअली आने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये, अच्छा इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, प्लस वर्कर्स की जो स्किल्स है वो स्किल्स वर्कर्स की डेवलप नहीं हो पाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्किल्स डेवलप नहीं होती, मशीन का होकर रह जाता है बंदा, ठीक। तो ये हमारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और इसके नेगेटिव पॉइंट। अब इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या? तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस जो आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है उनका कॉम्बिनेशन इन सच अ मैनर दैट मैक्सिमम आउटपुट इज पॉसिबल। मैक्सिमम आउटपुट इज पॉसिबल एट मिनिमम कॉस्ट। याद रखिएगा, मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल हो कम से कम कॉस्ट के ऊपर। इस तरह से कि आपके जो रिसोर्सेज जो हैं स्कैर्स रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। तो क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है इसका कि भाई आपको एक ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करना पड़ेगी जिसमें आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप कंबाइन करें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। और क्योंकि ये क्या होते हैं, रिसोर्स स्कैर्स होते हैं, तो उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। फुलर यूटिलाइजेशन कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से कि उसका आउटपुट भी आपका मैक्सिमम आए और उसमें लगने वाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम से कम हो। मींस इसका पर्पस है, इसका पर्पस क्या था? एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना, एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। इसका पर्पस है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना, ठीक है। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली कम होना चाहिए। हमारी थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या था? ये भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी, क्या गुड्स प्रोड्यूस करनी है किस उसमें, ताकि आपका मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पर क्या था? चॉइस थी किसकी? टेक्निक और मेथड ऑफ प्रोडक्शन की। और यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि भाई आपको किस तरह से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको बताया कि भाई इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्स होते हैं वो हमेशा स्कैर्स होते हैं, और स्कैर्स रिसोर्स होने की वजह से आप जितनी चाहे उतनी कमोडिटी, जो चाहे वो कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये आपका कंस्ट्रेंट है, ये आपके लिए सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अभी हमने पढ़ा था कि व्हाट टू प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस स्कैर्स हैं, और उन स्कैर्स रिसोर्सेस को यूज करके हम जितनी चाहें जो चाहे आइटम कभी नहीं बना सकते, अनलिमिटेड नहीं बना सकते। हमारे रिसोर्स उनको रोक देंगे। ये देखिए लिखा है ना यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो हम उनका कॉम्बिनेशन करने के बाद जो गुड्स बना रहे हैं वो कौन सी बनाएं, किन लोगों के लिए बनाएं। एक्चुअली फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किन लोगों के लिए बनाया जाए। तो इसके लिए आपको आपकी इकोनॉमी का डेमोग्राफी देखना पड़ेगी। डेमोग्राफी का मतलब होता है इकोनॉमी उन्हीं के लिए गुड्स पर बनाएगी जिनके पास पेइंग कैपेसिटी होती है। आप अपनी इकोनॉमी की डेमोग्राफी देखो, पॉपुलेशन देखो, लोगों की इनकम देखें किस तरह की इनकम है। अगर मान लीजिए कि अगर आपकी कंट्री बैकवर्ड कंट्री है या वहां पर जब पुअर पीपल या मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं, तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो मिडिल क्लास लोगों के लिए फिजिबल हो, गरीब लोगों के लिए फिजिबल हो। इस तरह का प्रोडक्ट आपने बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके यहाँ पर बहुत रिच लोग हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको पुअर क्लास के लिए कुछ भी बनाने की मतलब पुअर क्लास के लिए बनाने की रिक्वायरमेंट कम है। तो आप ये देखें कि आपकी इकोनॉमी में किस तरह की पॉपुलेशन। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ कि हमारी कंट्री में हम देखें तो कोई भी जो पोटैटो वेफर्स होते हैं, जो चिप्स होती है, उसका जो पैकेट आता है वो कम से कम 5 रुपए का पैकेट आता है। क्यों? क्योंकि वो 5 रुपए का पैकेट हर इंसान के लिए अफोर्डेबल होता है। और अगर आप देखेंगे तो 5 रुपीज़ का जो पैकेट है वो छोटी से छोटे स्लम्स में, बस्तियों में, छोटी बड़ी हर शॉप के ऊपर अवेलेबल होगा।
क्यों? क्योंकि उसको बाय करने की कैपेसिटी है। ये बात अलग है कि वो बहुत महंगा पड़ता है या जैसा भी आप उसको, वो डिबेटेबल नहीं है। अभी मैं ये कह रहा हूं कि भाई पेइंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज एक्चुअली लोगों के लिए अफोर्डेबल है, वो उसको एक्चुअली क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है। और अगर आपकी, अब जैसे हमारी, और फिर उसके बाद आपको सिर्फ इनकम ही नहीं देखनी पड़ती, ये भी देखते हैं कि आपकी डेमोग्राफी में किस तरह के लोग हैं। यंगस्टर ज्यादा है, चिल्ड्रन ज्यादा है, तो अगर यंगस्टर ज्यादा है, चिल्ड्रन ज्यादा है, तो आप अपने प्रोडक्ट इस तरह से बनाएं कि उन्हीं लोगों के, उनके लोगों के लिए कंजम्पशन के लिए बनाएंगे। अगर आप इकोनॉमी में देखेंगे आपकी इकोनॉमी में किस तरह के लोग हैं, अगर गरीब लोग हैं तो गरीबों के लिए प्रोडक्ट बनाया जाए, अमीर लोग हैं तो अमीर लोगों के लिए प्रोडक्ट अल्टीमेटली बनाया जाए। ठीक है, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट उन लोगों को प्रॉपरली हो सके। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट इज व्हाट, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड इज व्हाट, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है आपकी इकोनॉमी में इक्वालिटी को शो करती है कि भाई आपकी जो नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम पर कैपिटा लोगों के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। मालूम है नेशनल इनकम तो बहुत बढ़कर आ रही है कि भाई एक बंदा, हमारी कंट्री की मान लो नेशनल इनकम ₹1,20,000 पर एनम हो गई, ये तो बढ़कर आ रही है। लेकिन मालूम पड़ा कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब है और सिर्फ कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, जिनके इतना पैसा होने की वजह से जो उसको जब आपने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया तो हमारी नेशनल इनकम बढ़कर आ रही है। अदरवाइज एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बंदे की हालत खराब है। तो ये होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, मींस टोटल इनकम को, आपकी नेशनल इनकम को जब आप सारे लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड होता है फंक्शनल। फंक्शनल का मीनिंग होता है जैसा काम वैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है अगेंस्ट व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट, जैसे लैंड के अगेंस्ट, रेंट, लेबर के अगेंस्ट, वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, और क्या बोलते हैं उसको, एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा अल्टीमेटली ये इसको बोलते हैं हम फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है कि जो अपना ये होता है इसमें कि अर्जेंट वांट ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर, जो भी आपका प्रोडक्टिव फैक्टर है वो पूरा हो सके टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम रिटर्न। हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी फैक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, उनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स है, उनको हम किसी तरह से इस तरह फुलफिल करें कि उनका सेटिस्फैक्शन और उनको रिसीव होने वाला जो सेटिस्फैक्शन है या जो भी यूटिलिटी हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अल्टीमेटली हो सके। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है, क्यों इसको सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोला जाता है, क्योंकि ये रूट कॉजेज हैं, हर इकोनॉमी के लिए कॉमन है, और क्यों ये क्रिएट होती है, उनका रीजन फॉर एमरजेंस हमने पढ़ा यहाँ पर, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स, स्कैर्स रिसोर्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस, और इस अल्टरनेटिव यूज में से गलत रिसोर्स को ऑप्ट कर लेने से हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है। फिर इससे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तीनों प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइसेस अल्टीमेटली हैं। मैंने आपको तीनों के गाइडिंग प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन कर दिए। तो ये हमारा कंसेप्ट था। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और मैं जितनी जल्दी होगा उसको पढ़कर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो सबने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।